गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की थर्ड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इसके अंदर हम लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके बाद हमने बेनिफिट्स उसके क्या क्या हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हमने सेकंड लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था और साथ साथ हमने एचआरपी की स्कोप भी सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम एचआरपी का प्रोसेस और उसके कुछ कंपोनेंट्स मींस उसके कुछ डिटरमिनेंट्स हैं जो एचआरपी को अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी प्रोसेस, डिटरमिनेंट्स ऑफ एचआरपी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआरपी। There are several factors that affect HRP. These factors or determinants can be classified into external and internal factors. कि जो HRP है उसको बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं और इन फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स को हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्लासीफाई कर रखा है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी टुवर्ड्स रिजर्विंग सर्टेन जॉब्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज अफेक्ट द एचआरपी। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जैसे लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्री रिलेशन पॉलिसी और जो पॉलिसी है जिससे कि जो सर्टेन जो जॉब्स हैं इन गवर्नमेंट के अंदर तो वो रिजर्व होती हैं कुछ कम्युनिटीज़ की जो कि एचआरपी को इफ़ेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिजर्वेशन कोटा होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर, तो वहाँ पे पहले से ही उन कम्युनिटीज़ की क्या होती है जॉब फिक्स होती है, रिजर्व होती है, तो वो क्या करती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती है। सेकंड है हमारा लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एचआरडी इन द कंट्री एंड देयर बाई द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर इन द कंट्री। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल की तो वो ये डिटरमाइन करती है हमारे एचआरडी के लेवल को, कंट्री के एचआरडी लेवल को। मीन्स एचआरडी मीन्स यहाँ क्या आ गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। तो उससे क्या होता है कि जो सप्लाई होती है ह्यूमन रिसोर्स की फ्यूचर के अंदर वो कंट्री के अंदर इफेक्ट हो सकती है एचआरपी के थ्रू। थर्ड है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर बाय द फ्यूचर डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट है मतलब कि जो हमारे एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट है उनके जो फैक्टर्स है वो भी हमारे प्रोडक्शन को और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और साथ साथ जो हमारी फ्यूचर डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हमारा जो पॉइंट है वो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें तो अगर ये जो फैक्टर है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसके अंदर अगर जो टेक्नोलॉजी का लेवल है अगर उसको हमने डिटरमाइन किया तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके की हमारी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी उसी तरीके की हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कंडीशन के अंदर कोई भी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो एचआरपी को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फैक्टर्स लाइक द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन वेरियस कंट्रीज। अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर की बात करें तो इंटरनेशनल फैक्टर्स है जैसे कि जो हमारे रिसोर्सेज की डिमांड है और जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की सप्लाई है वेरियस कंट्रीज़ के अंदर वो किसी न किसी तरीके से एचआरपी को इफेक्ट करती है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। कंपनी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ रिलेटिंग टू एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन अलायंसेज एटसेट्रा डिटरमाइंस द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो स्ट्रेटजीज़ कंपनी बनाती हैं उसके रिगार्डिंग है। तो अगर कंपनी की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ हैं वो रिलेटेड होती हैं कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन से, उसके एक्सपेंशन से, उसके अलायंसेस से, जिससे कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है उसको डिटरमाइन करते हैं किस टर्म में, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के टर्म में। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कंपनसेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एटसेट्रा इन्फ्लुएंस द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड इंटरनल फैक्टर है वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ है, वो कंपनी के रिगार्डिंग में क्या होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है, जो भी कंपनसेशन लेवल है, ठीक है, जो भी वर्क लाइफ है किसी ह्यूमन रिसोर्स की वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एचआरपी को। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जॉब एनालिसिस। फंडामेंटली ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ
एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड। अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान को जॉब एनालिसिस भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या है, जॉब एनालिसिस पे बेस है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कोई वैकेंसी या रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम उसका जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन करते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट को बताता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम हॉरिजन। कंपनी विल स्टेबल कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान फॉर द लॉन्ग रन, वेयर इज द फर्म्स विल द अनस्टेबल कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान फॉर ओनली शॉर्ट टर्म रेंज। अगर हम टाइम हॉरिजन की बात करें तो देखते हैं कि जो अगर कंपनी अपने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में स्टेबल रहना चाहती है तो वो क्या करती है कि प्लानिंग करती है कि वो लॉन्ग रन तक अपनी फर्म्स को ले जाएँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले जाएँ लॉन्ग रन के लिए। लेकिन किसी कारण से अगर वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर अनस्टेबल है तो वो सिर्फ क्या प्लान करती है कि वो शॉर्ट टर्म रेंज के अंदर ही अपना प्रोसेस या जो भी है अपना वर्किंग वो करे। तो इससे क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो इससे इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट वो है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन यूज टू फोरकास्ट पर्सनल नीड्स ऑर्गेनेट्स फ्रॉम अ मल्टीट्यूड of sources. The forecast depends to a large extent upon the type of information and the quality of data that is available to personal planners. अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इस पॉइंट के अंदर जो हमें बताया गया है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती हैं किसी पर्सनल नीड्स की फोरकास्ट के लिए, तो उससे जो सोर्सेज हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनेट होते हैं। ठीक है, तो इस फोरकास्ट से हम ये डिपेंड करते हैं कि जो भी हमारे लार्ज एक्सटेंट हैं, जिससे हम जो भी हमारी टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली हैं उसके बेसिस पे हम एक क्वालिटी डाटा अवेलेबल करवाते हैं, जो कि पर्सनल प्लानर्स को हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा कंपनी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पॉलिसी। कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इनेबल्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू फोरकास्ट द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज इन फ्यूचर। अगर हम बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इनेबल करती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फोरकास्ट करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ की कितनी नीड है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं तो पहला जो है वो है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड होता है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। थर्ड है हमारी फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा मैन पावर गैप्स, फिर है एम्प्लॉय प्लान, फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर लास्ट है हमारा अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो हमारे एचआरपी का जो प्रोसेस है उसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? 7 स्टेप। और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जब हम किसी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और वो लास्ट में कहाँ ख़त्म होते हैं? जहाँ पे हम मैन पावर प्लानिंग का अप्रेजल लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट हमारा है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द फॉरमोस्ट स्टेप इन एवरी प्रोसेस is determination of the objective for which the process is to be carried on. The objective for which the manpower planning is to be done should be defined precisely so as to ensure that at a right number of people for the right kind of job are selected. हम जब भी देखते हैं कि किसी प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन करने का, जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू कैरी करते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लोग ये बताने वाले हैं कि जो मैन पावर प्लानिंग होती है उससे हम एक डिफाइंड प्रिसिसली चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि हमें राइट नंबर्स ऑफ पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास हमारी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके अंदर हम राइट काइंड ऑफ जॉब प्रोवाइड कराते हैं सेलेक्टेड लोगों के लिए, मतलब उनकी स्किल के बेसिस पे। द ऑब्जेक्टिव कैन वेरी अक्रॉस द सेवरल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज द पर्सनल डिमांड में डिफर इन मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर रोल्स और फंक्शन। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन के सेवरल डिपार्टमेंट्स में अक्रॉस होते हैं, जिसके अगर हम बात करें तो जो पर्सनल डिमांड है वो डिफ़र करती है किसको? मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी, प्रोडक्शन को भी, एचआर डिपार्टमेंट को, जिससे कि जो इन डिपार्टमेंट का जो रोल और फंक्शन है वो उस पर बेस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एनालाइजिंग current manpower inventory. The next step is to analyze the current manpower supply in the organization through the store information over the employees in terms of their expenses, proficiency, skills, etc. required to perform a particular job. Also, the future vacancy can be estimated so as to plan for the manpower from both the internal with the current employees and the external hiring candidates from outside sources. Thus it to be ensured that reservoir of talent is maintained to meet any vacancy arising in the near future.
जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम जो करंट मैन पावर सप्लाई है ऑर्गेनाइजेशन की उसको एनालाइज़ करें। वो एनालाइज हम किस तरीके से करेंगे कि जो भी हमारे पास स्टोर इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ की, अगर उसको हम उस इस टर्म्स में बात करें कि एम्प्लॉयज़ की क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसकी प्रोफिशेंसी है, क्या उसकी स्किल है, उसके बेसिस पे तो जो हमारी पर्टिकुलर जॉब है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो परफॉर्म होती है। लेकिन अगर हम फ्यूचर वैकेंसीज़ का एस्टिमेशन कर रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी मैन पावर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से देखी जाए, जैसे इंटरनल में हम देखें तो जो हमारे पास आज करंट एम्प्लॉयज़ हैं, और एक्सटर्नल की बात करें कि जो हम हायर कर रहे हैं बाहर आउटसाइड सोर्सेज से, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी टैलेंट है वो मेंटेन किया जाए और जो भी वैकेंसी है उनको मीट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हमारी जो नियर फ्यूचर डिमांड्स हैं वो अराइज ना हो। Forecasting demand and supply of human resource. Once the inventory of talent manpower is maintained, the next step is to match the demand of the manpower arising in the future with the supply or available resources with the organization. Hence, the required skills of personnel for a particular are matched with the job description and specification. जब हमारी इन्वेंट्री जो होती है टैलेंटेड मैन पावर की वो मेंटेन हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमारी जो मैन पावर जो अराइज हुई है फ्यूचर में उसकी डिमांड को मैच करना, किससे, जो भी हमारी सप्लाई है और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन से उनको। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी जो पर्सोनल्स थे, मतलब जो भी हमारा इमोशंस थे, उनकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स थी वो हमारी पर्टिकुलर जॉब से मैच कर रही है, जो कि हमने जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जब जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन देते हैं, जिस तरीके की हमें मैन पावर चाहिए उसके रिगार्डिंग जो भी हम रिक्वायरमेंट डालते हैं उसके हिसाब से जो भी हमारी स्किल्स होती है अगर उससे वो मैच खा जाती है तो हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग द मैन पावर गैप्स। आफ्टर फोरकास्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, द मैन पावर गैप्स कैन बी इजीली इवेल्युएटेड। इन केस द डिमांड is more than the supply of human resource, that means there is a deficit and thus new candidates are to be hired। अगर हम फोरकास्ट इस पॉइंट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब हम फोरकास्ट कर लेते हैं डिमांड और सप्लाई मैन पावर की, तो जो मैन पावर गैप है वो इजीली इवेल्युएट किया जा सकता है। अगर हम इस केस के अंदर बात करें कि जो डिमांड है वो मोर देन है किससे, सप्लाई से, ह्यूमन रिसोर्स की। अगर ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है किसी केस के अंदर और वो सप्लाई से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिशिएट होएगा, कमी आएगी। तो उस कंडीशन में अंदर क्या होएगा कि है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको आउटसाइड से हायर करती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एम्प्लॉयमेंट प्लान एंड एक्शन प्लान। वंस द मैन पावर गैप्स आर इवैल्यूएटेड, द एक्शन प्लान इज टू बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंगली। इन ए केस ऑफ डेफिशिट, द फर्म में गो आइदर फॉर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्लान्स, whereas in case of surplus the voluntary retirement schemes, redeployment transfer layouts could be followed। जब हम मैन पावर गैप्स को इवेल्यूएट कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है एक्शन प्लान लेने का, एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करने का। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, जो भी केस होते हैं डेफिशिट के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स प्लान करती हैं, जिसके केसेस पे जो सरप्लस होता है, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स होती है, रीडिप्लॉयमेंट होता है, ट्रांसफ़र लेआउट्स होती हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली फॉर द न्यू ज्वाइनर्स बट आल्सो फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हु आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर स्किल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली न्यू ज्वाइनर्स के लिए ही होती है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए भी क्या होता है, ट्रेनिंग अप टू डेट होनी चाहिए। अगर हम उन ट्रेनिंग के थ्रू उस मैन पावर को, उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को अपडेट करके रखेंगे, उनकी स्किल्स को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, तो उससे क्या होएगा कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर के रिगार्डिंग वो पूरी होगी। आफ्टर द employment plan, the training program are conducted to be equip the new employees as well as the old ones with the requisite skills to be performed on a particular job। जब हम एम्प्लॉयमेंट प्लान कर लेते हैं उसके बाद जो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, जिसके अंदर हमारे नए एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो भी हमारे ओल्ड वंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी जो स्किल्स है उनको रिक्वेस्टाइट करते हैं, जिससे कि वो परफॉर्म कर सके किसी एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। फाइनली द इफेक्टिवनेस ऑफ
Manpower planning process is to be evaluated. Here the human resource plan is compared with the actual implementation to the ensure the availability of a number of employees for several jobs. At this stage the firm has to decide the success of the plan and control the deficiency if any. अब जो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है कि मैन पावर प्लानिंग का क्या अप्रेजल रहता है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि जो भी इफ़ेक्टिवनेस है हमारी मैन पावर प्लानिंग प्रोसेस का उसको इवैल्यूएशन करना है। तो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान हम कंपेयर कर रहे हैं आज की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बिहाफ पे, तो उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे सेवरल जॉब्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो इस स्टेज के अंदर हम हमारी फर्म ये डिसाइड करती है कि हम एक सक्सेस प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जो है ना हमारी डेफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कंट्रोल कर रहे हैं अगर कोई है तो। नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हम बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें एस्टिमेट करना होता है मैन पावर की रिक्वायरमेंट का। सेकंड है वर्कलोड एनालिसिस, हमें जो एम्प्लॉयज़ का जो वर्कलोड है उसको एनालाइज करना होता है। वर्कफोर्स एनालिसिस, हमें जो हमारी मैन पावर है उसके वर्कफोर्स को भी एनालाइज करना होता है। हमारे मैन पावर के अंदर कितने एब्सेंटीज़ हैं, कितने लोग एब्सेंटीज़ हैं, तो उसका भी एनालिसिस किया जाता है। फिर है हमारा लेबर टर्नओवर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लेबर टर्नओवर है उसका को भी एनालाइज किया जाता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है रिक्रूटमेंट एक्सलेशन। अगर हमें रिक्वायरमेंट है नए रिक्रूटमेंट करने की, नए सिलेक्शन करने की, तो उसको भी एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इंडक्शन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखते हैं, तो उसकी भी हमें एनालाइज की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद इंश्योरिंग क्वालिटी टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और फिर है ओवरऑल असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड फाइन ट्यूनिंग। अब इन पॉइंट्सों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली जब हमने बात की थी तो पहला था कि हमारा पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो हम जो मैन पावर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने हमें किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो उस चीज़ का जो एस्टिमेशन होता है वो हमारे एचआरपी का पहला कंपोनेंट है। सेकंड बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, वर्कलोड एनालिसिस। ये एक मैथोलॉजी होती है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं टाइम को, एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को जो कि नेसेसरी हैं किसी डिपार्टमेंटल ऑपरेशन को कैरी करने के लिए। इसके रिजल्टिंग में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल नीड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, वो बोथ टर्म्स में क्वालिटी और क्वांटिटी रूप में पूरी हो रही हो। सेकंड है वो थर्ड है हमारा कंपोनेंट वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग करंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर सप्लाई ऑफ labor and skills, identifying what you need and will need in the future in terms of labor, skills and competences, means demand analysis, and then identifying the gaps between the current and future supply and current and future demands, a gap analysis। अगर हम वर्क एनालिसिस की बात करें तो उसके अंदर इन्वॉल्व क्या है कि जो भी हम आइडेंटिफाई करें करंट और एंटिसिपेटेड फ्यूचर सप्लाई को, जो कि हमारी लेबर और स्किल्स, या हम जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या नीड है, क्या फ्यूचर में नीड्स होती हैं, अगर हम किस टर्म में, लेबर और स्किल और कॉम्पिटेंस की टर्म में, मीन्स डिमांड की टर्म में, तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है, जो भी गैप्स हैं किसके, करंट और फ्यूचर सप्लाई के रिगार्डिंग या करंट और फ्यूचर डिमांड्स के रिगार्डिंग, उससे हम उसका गैप एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई एनालिसिस, इंटरनल सप्लाई, करंट वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स, वर्कफोर्स ट्रेंड्स, एलिजिबिलिटी फॉर द रिटायरमेंट, सेपरेशन रेट एटसेट्रा। एक्सटर्नल सप्लाई, जो इंटरनल सप्लाई होती है वो करंट वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स और जो हमारे वर्कफोर्स ट्रेंड्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी होती है कि वो कुछ टाइम पीरियड के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनका सेपरेशन हो जाता है, मीन्स उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करनी होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर की सप्लाई को एनालाइज करना होता है। डिमांड एनालिसिस, critical occupations and competencies required to meet the projected needs, anticipated change of programs and services, volume, delivery channel, location, duration, separation, turnover rate, vacancy raise। डिमांड एनालिसिस के हम जो भी हमारे क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस है या कॉम्पिटेंसीज हैं, मीन्स स्किल्स रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्टेड नीड्स को पूरा करने के लिए, तो जो भी हमारे एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं प्रोग्राम्स और सर्विस के रिगार्डिंग, जैसे कि वॉल्यूम, डिलीवरी चेन, लोकेशन या उसके ड्यूरेशन पे, तो उसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं और जो भी टर्नओवर रेट्स हैं, वैकेंसी रेट्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैप एनालिसिस, कंपेयर सप्लाई विद डिमांड एनालिसिस टू डिटरमाइन द फ्यूचर स्टोरेज शॉर्टेज एंड एक्सेस इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कॉम्पिटेंसीज।
गैप एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं सप्लाई को उसकी डिमांड एनालिसिस से, जिससे कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो भी फ्यूचर शॉर्टेज है हमारे मैन पावर की, और हम एक्सेस करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की नीड है, किस तरीके का ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की स्किल्स की या कॉम्पिटेंसीज़ की हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एब्सेंटीज़म। Absenteeism refers to an employee internal or habitual absence from work while employer expect workers to miss a certain number of work days each year. Excessive absences can equate to decreased productivity and have a major effect on a company finance, morale and other factors. This article look at the causes of the absenteeism, the cost of lost productivity, and what employees can do to reduce absenteeism rates in the workplace. एब्सेंटिज्म रेफर्स करती है कि एम्प्लॉई है जो वो इंटेंशनल और हैबिचुअल एब्सेंस है किसी वर्क को लेकर, मतलब किसी वर्क के अंदर वो हैबिचुअल है कि वो डेली एब्सेंस हो रहा है, मीन्स डेली वर्क पे नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो एम्प्लॉयर्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वर्कर्स है जिसको हम मिस कर रहे हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ़ वर्क डेज एक साल के अंदर, मतलब कि हर साल के अंदर हम उसको ज़्यादा टाइम उस वर्कर को मिस कर रहे हैं, तो उसकी जो एब्सेंस की जो एक्सेसिव है उसको एक्वेट करने के लिए जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो कम होने लगती है। क्योंकि जो अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है और वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहा है और वो हर दिन अपने वर्क डेज़ के अंदर एब्सेंट होता जा रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे कंपनी फिनेंस को, हमारे मॉरल्स को और हमारे फैक्टर्स को। तो ये जो आर्टिकल है एब्सेंटीज का, ये कॉज है एब्सेंटीज का, जिसके अंदर जो लॉस है हमारी प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट के रिगार्डिंग उसको देखा जाता है, और जो एम्प्लॉयज़ की जो भी एब्सेंटीज है जो रिड्यूस होती जा रही है किसी वर्क प्लेस के अंदर, उसके रेट को इसमें एनालाइज किया जाता है। अब हम बात करें तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं एब्सेंटिज्म के। तो पहला है पीपल मिस वर्क फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, मैनी ऑफ विच आर लेजिटिमेट बट सम ऑफ विच आर नॉट। सम ऑफ कॉमन कॉजेज़ ऑफ एब्सेंटिज्म इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जो पीपल हैं जो अपने वर्क को मिस करते हैं किसी बहुत तरीके की रीजन्स के बिहाफ पे, तो कुछ ऐसे लेगिमेंट्स हैं और कुछ ऐसे लेगिमेंट्स नहीं हैं जो कि जिस कंडीशन के या किसी रीजन के थ्रू वो अपने वर्क को मिस कर रहे हैं। तो इसके कॉजेज़ से क्या होता है कि जो एब्सेंटीज़ हैं है ना, वो इफ़ेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट है बुलिंग एंड हैरेसमेंट। पीपल्स हु आर बुलिड और हैरेस्ड बाय कोवर्कर्स एंड और बॉसेज आर मोर लाइकली टू कॉल इन द सिक टू अवॉइड द सिचुएशन। और एब्सेंटीज़ का क्या कॉज है, जब हम किसी एम्प्लॉयज़ को बुलिंग करते हैं या हैरेसमेंट करते हैं, जब किसी एम्प्लॉयज़ को बुल्ड किया जा रहा है या हैरेस किया जा रहा है कि उसके कोवर्कर्स के द्वारा या उसके बॉसेस के द्वारा, तो क्या करता है कि वो बहाना बना लेता है कि वो बीमार है और वो सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करता है। जब कोई कोवर्कर या बॉस उसको हैरेस कर रहा है या बुलिड कर रहा है या बुलिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि उस वर्किंग प्लेस को मिस करता है। उस कंडीशन में क्या करता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना बंद कर देता है और वो इस तरीके का बहाना बना लेता है कि वो बीमार है और वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है हमारा बर्नआउट, स्ट्रेस एंड लो मोरल। हैवी वर्कलोड, स्ट्रेसफुल मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन एंड फीलिंग्स ऑफ बीइंग अनएप्रिशिएटेड कैन कॉज द एम्प्लॉयज टू अवॉइड द गोइंग इनटू द वर्क। पर्सनल स्ट्रेस आउटसाइड ऑफ वर्क कैन लीड टू एब्सेंटिज्म। अगर हम बात करें बर्नआउट की, स्ट्रेस की, न्यू मोरल की, तो वो भी हमारे एब्सेंटिज्म का एक कॉज है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैवी वर्कलोड है, हमारी स्ट्रेसफुल मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, या हम जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसका एप्रिसिएशन हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिल रहा है, और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो एम्प्लॉई है वो काम पे जाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको कुछ तरीके का कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसको डे बाई डे वर्कलोड मिलता जा रहा है, वो स्ट्रेस हो रहा है, उसको प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है। तो इसकी जो बात करें तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो कुछ उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ पर्सनल स्ट्रेस होते हैं जो वर्क के आउटसाइड होते हैं, जैसे फैमिली के अंदर कुछ स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस के थ्रू वो ऑफिस जाता है और उस कंडीशन के अंदर फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता,
उस स्ट्रेस के बिहाफ पे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन में वो पर्सनल स्ट्रेस से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो उसका काम में मन नहीं लगता। तो वो क्या करता है, एक एब्सेंटीज होके किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर एंड एल्डर केयर। एम्प्लॉयज मे बी फोर्स टू मिस वर्क इन order to stay home and take care of a child elder when normal arrangements have fallen through. For example, a sick caregiver or a snow day at school, or if the dependent is ill or hurt. अगर हम बात करें तो जो चाइल्ड केयर है, एल्डर केयर है, वो भी क्या करती है, एब्सेंटीज को का एक कॉज है। जैसे कि जो एम्प्लॉयज है जिनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने वर्क को मिस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो घर पे अपने स्टे हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं, और वो क्या करते हैं अपने जो भी उनके बच्चे हैं या जो भी उनके एल्डर्स हैं उनकी वो केयरिंग करते हैं। इसके बिहाफ पे क्या होता है कि वो उस वर्क से टूट जाते हैं और उस प्रॉपर वर्क को नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्या होता है, केयरिंग पे रहता है अपने बच्चे के लिए, अपने एल्डर के लिए। तो ये क्या होता है कि ये भी इस तरीके से एक हमारे एब्सेंटीज का कॉज है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, द लीडिंग कॉज ऑफ द absenteeism in the United States is depression. Depression can lead to substance abuse if people turn to drugs or alcohol or self-medicate their pain or anxiety. अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट कॉज है एब्सेंटिज्म का वो है डिप्रेशन। तो जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी अगर हम कॉज देखें एब्सेंटिज्म का, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिप्रेशन सबसे मेन फैक्टर माना गया है। तो इस डिप्रेशन का जो मेन क्या होता है कि ये जो पीपल की जो एब्यूनेस है, उसके सब्सटेंस है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके बिहाफ पे वो क्या करता है कि कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, सेल्फ मेडिटेट या पेंस की या कुछ मेडिसिन्स लेता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है, उसका मन जो किसी वर्क के ऊपर है वो नहीं लगता और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सेंटिज्म का कॉज बन सकता है। Disengagement. Employees who are not committed to their jobs, co-workers and the company are more likely to miss work simply because they have no motivation to go. Disengagement भी क्या है, एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिज्म का एक कॉज है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कमिटेड करते हैं कि जॉब के टाइम के मैं इस तरीके का काम कर लूँगा, मैं उस तरीके का काम कर लूँगा। देखा होगा आपने कि जब आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, कोई कंपनी आई है और वो आपसे पूछती है कि आप ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, तो उस इंटरव्यू के टाइम आप क्या कहते हैं कि हाँ सर मैं ये काम भी कर लूँगा, वो भी काम कर लूँगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कोवर्कर्स है वो आप पे डिपेंड हो जाता है, कंपनी आप पे डिपेंड हो जाती है। तो क्या होता है, फिर आपको जो वर्कलोड है वो उसके अकॉर्डिंग मिलने लग जाता है। तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उस काम को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। लेकिन जॉब के चक्कर में आप क्या करते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो मोटिवेशन होती है कंपनी की तरफ से, कोवर्कर्स की तरफ से या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, वो मिस होती है। तो आप क्या होते हैं, एक एब्सेंटिज्म के कॉज के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इलनेस। इंजरीज, इलनेस एंड द मेडिकल अपॉइंटमेंट्स आर द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड रीजन फॉर द मिसिंग वर्क, थ्रू नॉट ऑलवेज द एक्चुअल रीजन। नॉट सरप्राइजिंगली, each year during the cold and flu session there is a dramatic spike in the absenteeism rates in the both full time and part time employees. अगर इलनेस की बात करें, जब किसी के एम्प्लॉयज़ की इंजरी हो गई या इलनेस हो गया या कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट लेके वो क्या कर रहा है, देख रहा है, अपना इलाज करा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने वर्क को मिस कर होता है। उसके रीजन्स के बिहाफ पे वो क्या होता है, अपने वर्क को मिस कर होता है, लेकिन वो उसका एक्चुअल रीज़न नहीं होता, क्योंकि वो खुद इलनेस है, उसकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, वो प्रॉपर काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है, उसकी इंजरी हो रही है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि वो उस कंडीशन में भी वो एब्सेंटीज की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि हम हर साल क्या होता है कि जब ठंड या फ्लू का सीज़न होता है, तो उस कंडीशन में जो एब्सेंटीज की जो रेट्स हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की, वो बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट है इंजरीज। एक्सीडेंट्स कैन अकर ऑन द जॉब और आउटसाइड ऑफ वर्क रिजल्टिंग इन एब्सेंस। इन एडिशन टू द एक्यूट इंजरीज, chronic injuries such as back and neck problem are a common cause of absenteeism.
अगर हम इंजरीज़ की बात करें तो जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है जॉब के ड्यूरिंग में या वर्क के आउटसाइड में, तो वो भी क्या होता है, एब्सेंट का एक रिजल्ट क्रिएट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एब्सेंटीज काउंट करी जाती है। तो इस एडिशन से जो एक्यूट इंजरीज़ हैं या क्रॉनिक इंजरीज हैं, आपके कमर में, बैक के अंदर या कोई नेक प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या होता है कि वर्क में काम नहीं पड़ता, आप उस दर्द से या उस इंजरी से आप इतने अटैच हो जाते हैं कि बस उसी पे आपका ध्यान रहता है कि मेरे बैक में पेन हो रहा है या मेरी नेक में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन में भी आप क्या होते हैं, धीरे धीरे वर्क से छूट जाते हैं, वर्क में आपका मन नहीं लगता है, तो धीरे धीरे आप क्या होते हैं, एब्सेंटीज़ की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जॉब हंटिंग। एम्प्लॉयज़ में कॉल इन सिक टू अटेंड अ जॉब इंटरव्यू विजिट विद द हेड हंटर और वर्क इन ऑन देयर रिज्यूम एंड CV। जॉब हंटिंग भी क्या है, कॉज है एब्सेंटीज़ का, जब एम्प्लॉयज़ को कॉल किया जाता है जब वो बीमार पड़ा हो कि वो अटेंड करे जॉब इंटरव्यूज़ को और विजिट करे हेड हंटर से और वर्क पे आके अपने रिज्यूम और CVs के थ्रू। नेक्स्ट है पार्सल शिफ्ट। अराइविंग लेट, लीविंग अर्ली एंड टेकिंग लॉन्गर ब्रेक्स देन अलाउड आर कंसिडर्ड फॉर्म्स ऑफ एब्सेंटिज्म एंड कैन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड वर्क प्लेस मॉरल। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेट अराइव हो रहे हैं या हम लेट ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं या हम बहुत लंबा लॉन्गर ब्रेक ले रहे हैं, तो उसके कंडीशन के अंदर भी हम ये कंसिडर करते हैं कि वो एक तरीके की क्या है, एब्सेंटीज़ की फॉर्म है। तो वो भी क्या करती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और उसके वर्क प्लेस मॉडल को अफेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू एब्सेंटिज्म द बॉटम लाइन क्लियर है, पब्लिकेशन ऑफ द वर्कफोर्स सॉल्यूशन कंपनी की गार्डियन अनशेड्यूल्ड एब्सेंटिज्म कॉस्ट रफली इतने पर ईयर फॉर ईच आवर्ली वर्क एंड इतने डॉलर ईच ईयर फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। द कॉस्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर द मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेजेस पे टू एब्सेंट एम्प्लॉयज़, कि जो एब्सेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम वेजेस पे करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी कंपनी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होने लगती है। हाई कॉस्ट रिप्लेसमेंट वर्कर्स, ओवर टाइम पे फॉर देयर एम्प्लॉयज़ एंड और टेम्प्रेरी वर्कर्स। जब कोई एम्प्लॉय एब्सेंटीज़ की कैटेगरी में आता है, जैसे मान के चलें कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी इंजरी हो गई और वो 5-6 महीने तक बेड रेस्ट पे है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट करना होता है वर्कर्स का, कि उसके बिहाफ पे हम किसी दूसरे वर्कर को टेम्प्रेरी बुलाते हैं और काम करवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपनी है उसको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है उस वर्कर को। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एब्सेंटिज्म। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जब हम एब्सेंटीज़ को मैनेज करते हैं, तो वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इफेक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म इंक्लूड। जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो भी क्या करती है, एब्सेंटिज्म को इफ़ेक्ट करती है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर टाइम, फैटिग्यू एंड अंडर स्टाफिंग। जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो पुअर क्वालिटी है, उसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम किया जाता है, अंडर स्टाफिंग वर्क किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एब्सेंटिज्म जैसी जो कॉज हैं वो होने लगती है। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस मैनेजर टाइम, डीलिंग विद डिसिप्लिन एंड फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट। हम क्या करते हैं कि जो मैनेजर टाइम है एब्सेंटीज के कॉजेज़ के बिहाफ पे, कि जो मैनेजर टाइम है वो एक्सेस होने लगता है, तो जो भी डीलिंग होती है किसी मैन पावर की, वो क्या होती है, उसके पर्टिकुलर डिसिप्लिन या और उसके सूटेबल एम्प्लॉयज़ के रिप्लेसमेंट पे की जाती है। सेफ्टी इशू, इनएडिक्वेटली ट्रेंड एम्प्लॉयज़ फिलिंग इन और फॉर अदर्स रशिंग टू कैच अप आफ्टर अराइविंग एज अ रिप्लेसमेंट। जो भी सेफ्टी इशूज़ हैं वो भी क्या करते हैं कि एब्सेंटीज का एक कॉज को इफ़ेक्ट करते हैं। पुअर मॉरल अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ हु हैव टू फिल इन और डू एक्स्ट्रा वर्क टू कवर एब्सेंट कोवर्कर्स। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एब्सेंट हैं, जो भी हमारे कोवर्कर एब्सेंट है, उनके वर्क को कवर करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उनके बिहाफ पे एक्स्ट्रा वर्क करने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो मॉरल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी क्या होता है, उससे इफ़ेक्ट होता है, जो कि एम्प्लॉयज़ के अमॉन्ग किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने
बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है और उसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या क्या डिटरमिनेंट्स है जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस को पढ़ा है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के अंदर हमने उसके 7 पॉइंट्स को एक एक करके एक एक स्टेप हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का। उसके बाद हम किस तरीके से उसका अप्रेजल लेते हैं लास्ट के अंदर। उसके बाद हमने लास्ट में जो पढ़ा वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ कंपोनेंट्स हमने एक एक करके रेड किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।